हेलो साथियों, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल एसएस जागरण पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? और चलिए एक नई वीडियो में मैं एक नई जानकारी लेकर हाजिर हूं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी कि मानव श्वसन तंत्र होता है, उसकी कार्य प्रणाली कैसे है। और साथ ही हम लोग जानेंगे कि जो उसमें होने वाली डिजीज हैं, बीमारियाँ हैं, वो कौन कौन से हैं और उसके इलाज क्या है। साथियों, आप देख सकते हैं कि पीछे थंबनेल में जो है एक और मानव रेस्पिरेटरी सिस्टम का यानी कि मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम बना हुआ है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि धरती की फेफड़ा का डायग्राम बना हुआ है। तो साथियों, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि यह आप बताने की कोशिश करें कि जो धरती का फेफड़ा होता है उसे किसे कहा जाता है। चलिए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करें। उससे पहले एक मोटिवेशन कोट कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को जब अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। साथियों, हम लोग जो है अभी साथ ही स्टार्ट करेंगे, और मैंने आपको बता दिया कि इस वीडियो में हम लोग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का परिचय, स्थिति, संरचना, आकार, कार्य, बीमारी, इलाज और महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे। साथियों, और ही साथ ही हम लोग जानेंगे कि जो हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त होता है, वो ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, उसके सभी विधियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे वायुव्य अवायुव्य श्वसन होता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही हम लोग जो है एनिमेशन के साथ वीडियो भी देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हम लोग कैसे श्वास लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं, और कैसा हमारा जो अंदर का आंतरिक अंग है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो कैसा दिखाई देता है। चलिए आप लोगों को जो है बारी बारी से हम लोग स्टार्ट करके वीडियो भी देखेंगे, और साथ ही जो है जानकारी, संपूर्ण जानकारी रखेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में ह्यूमन जो पिंजर होता है, यानी मानव का जो शरीर का ढांचा होता है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एनिमेशन में जो है यहाँ नासा द्वार है, यहाँ नासा द्वार है। यहीं से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है प्रारंभ होता है, और यहाँ से आकर के यहाँ फेफड़ा में समाप्त होता है। तो साथियों, जो है इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, और साथ ही एक और एनिमेशन के लिए आपको हम दिखाना चाहेंगे कि वो जो है कैसे श्वास लेते हैं। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि नासा द्वारा हमारे अंदर जो है ऑक्सीजन या जो भी वायु है वो प्रवेश करता है, और फेफड़ा में जाता है तो फेफड़ा फूलता है, और जब फेफड़ा सिकुड़ता है तो वायु बाहर निकल जाता है। तो चलिए जो है लाइन बाय लाइन आपको एक एक हम शुरुआत करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले साथियों, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का संपूर्ण अंग दिखाई दे रहा है। साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग श्वास लेते हैं उसके लिए जो है ऑक्सीजन गैस लेते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में 21% है। साथियों, हम लोग जब श्वास लेते हैं तो नासा द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि कई प्रकार के गैसें जो है हमारे नासा द्वारा प्रवेश करता है। नासा द्वार में आप जानेंगे साथियों कि जो है बहुत सारे रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, और साथ ही इसके जब बाल वाले भाग को देखेंगे तो श्लेष्मा युक्त जो है झिल्लियां पाई जाती है, और इसके बाद जो है कंठ पाया जाता है। और कंठ आप देख सकते हैं कि यह नासा द्वार है। नासा द्वार में बाल पाया जाता है, और बाल के बाद श्लेष्मा पाया जाता है, और उसके बाद आगे जो है यहाँ पे आपका कंठ में प्रवेश करता है, और कंठ के बाद आगे आप देख सकते हैं कि इधर ट्रैकिया दिया हुआ है। तो साथियों, जो नासा द्वार में बाल होता है, उस बाल का काम है कि जब हम लोग कोई श्वास लेते हैं तो श्वास के दौरान बहुत सारे वायु में डस्ट कण मिले होते हैं, तो वो डस्ट का सफाई जो है वो डस्ट को रोकने का काम बाल करता है। और साथ ही जब आगे बढ़ता है वायु तो वहाँ पे जो श्लेष्मा पाए जाते हैं, एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है नाक में, जो कि सर्दी होने के बाद बहुत सारा निकलता है, आप लोग समझ सकते हैं। तो वो क्या करता है कि जो वायु हम लोग लेते हैं उस वायु को नम बनाता है, और साथ ही अगर कोई डस्ट पार्टिकल रह गए होंगे तो उसको अपने में सटा लेता है। इसके बाद जो ऑक्सीजन होता है, गैसें होती है, वो गैसें हमारे यहाँ पर प्रवेश करता है, कंठ में प्रवेश करता है। और इसके बाद जो है कंठ में होता क्या है कि इस जगह आपका मुख द्वार और नासा द्वार एक जगह पर मिले होते हैं। यहाँ से आपका लैरिंक्स से जो है यहाँ पे आपको फिर आगे
ट्रैकिया जिसे बोला जाता है, इसमें वायु प्रवेश करता है। ट्रैकिया कार्टिलेज का बना होता है, यानी कि उपास्थि का बना होता है। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है बहुत सारे ये गठरी टाइप देख सकते हैं कि यह एक कार्टिलेज है, जो कि क्या करता है कि जब ऑक्सीजन कोई भी गैस निकलता है तो आप पाइप में देखेंगे कि कभी गैस निकलता है ना तो पाइप सिकुड़ जाता है, ऐसे सटने लगता है। तो उसको सटने से रोकने के लिए इसमें जो है एक कार्टिलेज बना हुआ है, यहाँ पर ऐसा सिस्टम बना हुआ है ताकि वो ऐसे चिपक ना जाए। चिपक जाएगा तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो यानी कि जो बनाने वाला विधाता है ना, वो जो इंजीनियर है, बड़ी समझदार इंजीनियर है। वैसा इंजीनियर दुनिया में और कोई नहीं हो सकता है। जो बनाया है बहुत ही अद्भुत बनाया है। साथियों, इसके बाद जो ट्रैकिया होता है, यहाँ पर आगे आके देखेंगे तो दो भागों में बढ़ जाता है। यहाँ पे दोनों और जो है दो ठे मानों में एक जोड़ी फेफड़े यानी कि दो फेफड़े पाए जाते हैं, जो कि जिसमें जो है अलग अलग जो ये ट्रैकिया वाला भाग अलग अंदर चला जाता है। साथियों, यहाँ पे जो है रिब्स पाया जाता है, यानी कि क्या हम लोग पसली पाई जाती है। पसली क्या करता है कि इसको सुरक्षा करता है। ये बहुत ही कोमल अंग फेफड़ा है, इसलिए ये पसलियों के बीच में स्थित होता है। और साथ ही डायाफ्राम पाया जाता है, जो कि श्वसन में सांस लेने में जो है सहायता करता है। ऊपर नीचे होता है तो आकार बढ़ता है और आकार घटता है, जिससे हम लोग सांस भी लेते हैं और सांस छोड़ते भी है। साथियों, जैसे ही वायु जो है इसमें प्रवेश करता है तो जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा का आकार बहुत बड़ा होता है। यदि उसे निकाल करके और फैलाया जाए तो जो खेल का मैदान होता है, फुटबॉल खेल का मैदान, वो उतना दूर तक, उतना स्क्वायर में जो है यह फैलाया जा सकता है। शमियाना जैसा टांगा जा सकता है या धरती को ढका जा सकता है। इतना जो है इसका क्षेत्रफल होता है हमारे लंग्स का, इतना पतला पतला जो है उसमें है। साथियों, वो जो हमारे फेफड़े हैं, ये सबसे पहले जो है होता क्या है कि फुफ्फुस होते हैं, और फुफ्फुस से भी छोटा जो है उसमें एल्वोई यानी कि कुपिका होता है। यानी कि बहुत सारे कुपिकाओं मिलकर के फुफ्फुस बनता है और बहुत सारे फुफ्फुस मिलकर के जो है फेफड़ा का निर्माण होता है। तो जैसे ही वायु जो है फुफ्फुस में प्रवेश करता है, इसके बाद फुफ्फुस से इसके बाद जो है कुपिका में प्रवेश करता है। कुपिका क्या होता है कि छोटे छोटे गोल गोल जो है बैलून की तरह एक संरचना होती है, जो फेफड़ा की सबसे छोटी इकाई है। उसी में जब वायु जाता है तो वो क्या होता है कि ब्लड के संपर्क में रहता है, और ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन होता है। तो क्या करता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने में सटा लेता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ बंधन बना लेता है हीमोग्लोबिन। और इसके बाद जो है वो ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है, यानी कि ऑक्सीजनित ब्लड का रुधिर कहलाता है। और वो रुधिर जो है हमारे लंग्स से जो है अब चला जाता है यहाँ पे हार्ट के पास, यानी कि हृदय के पास चला जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो हार्ट होता है ना, वो हमारे शरीर में पंप का काम करता है। यानी कि जो जैसे हम लोग तालाब से पानी छिड़कने के लिए मशीन लगाते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे शरीर में जो पंप है, जो हार्ट है, वो पंप का काम करता है। और यहाँ से ही ब्लड हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुँचता है। तो हार्ट क्या करता है कि महाधमनी के माध्यम से, या शरीर में बहुत सारी धमनियाँ हैं, उसके माध्यम से शरीर के सभी कोशिकाओं तक ब्लड को भेजता है। और ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन भी शरीर के सभी कोशिकाओं तक चला जाता है। और वहाँ पर जा कर के जो हम लोग भोजन के रूप में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट लिए होते हैं, वो ग्लूकोज में जा कर के जो प्रत्येक कोशिकाएं में जमा हो जाती है। और वहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ पे ऊर्जा बनता है, जिसको हम लोग एटीपी बोलते हैं। यानी एटीपी नामक एक रासायनिक पदार्थ होता है, वो हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करता है। और इसके लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों के बीच अभिक्रियाएं होती है। ये दो प्रकार से होता है, इसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है। इसके बाद वहाँ जब अभिक्रिया हो जाती है तो ऑक्सीजन जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा शरीर के लिए वेस्ट मटेरियल है, उसे बाहर करने की जरूरत है। तो उस ब्लड में वो फिर से घुल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद शरीर के सभी भागों तक शिराओं द्वारा एकत्रित करके उसे हार्ट के पास लाया जाता है। और हार्ट क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि
ऑक्सीजन जिसमें ऑक्सीजन बी ऑक्सीजनित रुधिर जिसे हम लोग बोलते हैं वो फेफड़े तक आता है, और इसके बाद जब हम लोग श्वास छोड़ते हैं तो फेफड़ा में जो है गैस कम हो जाता है, तो वो वाला जो है फेफड़े के अंदर चला जाता है और इसके बाद नासा द्वारा हम लोग छोड़ देते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन होते हैं उसका परिवहन जो है हम लोग कैसे होता है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं साथियों। और सबसे जो श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई के रूप में हम लोग समझे, फेफड़ा की सबसे छोटी इकाई के रूप में समझे, तो हमारा क्या है, कुपिका है, और कुपिका जो है इसमें होता है साथियों। जब ये हमारा बहुत ही कोमल अंग है, तो जब हम लोग स्मोकिंग बहुत लोग करता है, तो स्मोकिंग में होता क्या है कि जो स्मोक होता है, जो धुआं होता है, सीधे नासा जो है मुख द्वार द्वारा यहाँ पे आपका कंठ में, और कंठ के बाद ट्रैकिया के माध्यम से सीधे आपका लंग्स में प्रवेश करता है। और लंग्स जो है बहुत ही कोमल अंग है, और यहाँ पर आकर के वो अपना जो है प्रभाव करता है, जिससे इसमें कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। आपके जो है कमज़ोर हो जाता है लंग्स, जो आगे चल करके जो है बहुत बड़ी बीमारी का कारण बनता है, बड़ी जो है आपको समस्या में डाल सकता है। इसलिए जो भाइयों को पता नहीं है, जिन लोगों को मतलब पता नहीं है, वे लोग जो है बिना समझे अपने फेफड़े में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो है वे ऐसा ना करें, क्योंकि आने वाले समय में जब आपको जो है कई प्रकार की बीमारियों से लड़ना पड़ेगा, तो आपको बहुत पछतावा होगा साथियों। अभी हम लोग जानेंगे कि जो ऊर्जा प्राप्त करने की दो विधियां हैं, उसको कैसे काम करती है, वो अपना कैसे काम करती है। साथियों, हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में अभी हम लोग पढ़े समझे कि जो अभिक्रिया होती है तब ऊर्जा प्राप्त होता है। तो साथियों, अभी जो है जैसे कि हम लोग भोजन जब करते हैं तो भोजन के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाता है, और वो ग्लूकोज जो है रुधिर के माध्यम से शरीर के सभी कोशिकाओं तक चला जाता है, और हमें कार्य करने के लिए सभी कोशिकाओं में ऊर्जा की जरूरत होता है। तो साथियों, होता क्या है कि ऊर्जा प्राप्त करने की दो विधियां हैं, एक एरोबिक और एक अनएरोबिक, यानी कि एक जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त करने की विधि है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है कोशिका द्रव्य में जब जाता है तो वो जो है 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडित हो जाता है, और इसके बाद ये विखंडित होने के बाद होता क्या है कि जब कोई भी चीज़ टूटता है तो उससे ऊर्जा प्राप्त होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब दो न्यूक्लियस किसी भी न्यूक्लियस को तोड़ने के बाद जो है उसमें बृहत मात्रा में ऊर्जा निकलता है। तो उसी प्रकार से जो एक ग्लूकोज है जब कोशिका द्रव्य में जाता है तो टूटता है, तो टूटने के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होता है, लेकिन यह ऊर्जा बहुत कम मात्रा में होता है। इससे अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पायरुवेट को भी तोड़ना पड़ता है। तो पायरुवेट को तोड़ने के लिए हमें जो है हमारे शरीर में 2 विधियां हैं। वो विधियां कैसे है, जैसे पहला तो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और दूसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट विखंडित होता है तो ए ईस्ट में होता है। पहले तो याद करेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो आपका पायरुवेट टूटता है वो ईस्ट में टूटता है, और ये जो है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि यहाँ पर भी जब पायरुवेट टूटता है तो एथेनॉल बनाता है, और एथेनॉल 2 कार्बन वाले अणु होता है, यानी कि एक कार्बन ही टूटा, तो एक कार्बन टूटा तो इससे आपको जो ऊर्जा कम मिला। और जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं तो यहाँ पर जो है होता क्या कि ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सबसे पहले तो ऑक्सीजन की उपस्थिति कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब श्वसन प्रक्रम होता है तो वहाँ पे कार्बन के तीनों अणु टूट जाते हैं, जिससे बहुत मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। यानी कि वायुव्य श्वसन और अवायु श्वसन में महत्वपूर्ण अंतर है कि वायु श्वसन में अधिक ऊर्जा मिलती है और अवायु श्वसन में कम ऊर्जा निकलती है। इसके पीछे कारण है कि जो कार्बन के अणुओं हैं उस जब
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो पूरा नहीं टूटता है, कम टूटता है, जबकि वायु की उपस्थिति में अधिक टूटता है। तो अधिक टूटने के बाद अधिक ऊर्जा मिलेगा। और साथियों कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन के अभाव में कोशिकाओं में जो है पायरुवेट विखंडित हो जाता है लैक्टिक अम्ल में और ऊर्जा में। तो लैक्टिक अम्ल क्या करता है साथियों कि हमें क्रैम्प हो जाता है शरीर में, यानी कि थकान महसूस होता है। जब कोई एथलीट दौड़ता है ना, और या पहाड़ चढ़ता है या कुछ भी करता है और ऑक्सीजन की कमी होता है तो उसी के वजह से जो है ना शरीर में थकान महसूस होता है, क्योंकि लैक्टिक अम्ल शरीर में जम जाता है। तो साथियों ये चीज़ आप याद रखेंगे कि शरीर में थकान के लिए, दर्द के लिए जो है लैक्टिक अम्ल उत्तरदायी होता है। और साथियों ये आप अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। साथियों यहाँ पे भी जो है श्वसन प्रक्रम का जो प्रक्रिया है वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर कोई डाउट रह गया होगा तो जो है आप इस वीडियो में के जो कमेंट बॉक्स होता है कमेंट करेंगे और हम उस कमेंट को पढ़ करके जो आपका डाउट होगा वहीं पे रिप्लाई करूंगा, या फिर जो है एक नई वीडियो बना करके उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों बहुत सारे हमारे अंदर डिजीज होते हैं, लंग्स में होते हैं, तो उन बीमारियों से जो है सुरक्षा के लिए आपको स्वस्थ स्थान पर अच्छे पर्यावरण में रहने की ज़रूरत है। और नशा वशा करने, जो स्मोकिंग होता है वो सब करने से जो है बाज आना चाहिए। वो सारे कार्य करने के लिए अगर करते हो तो छोड़ देना चाहिए। आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।